हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय तिवारी एक बार फिर से लाया हूँ बायोलॉजी स्पेशल में आप लोगों के लिए। लास्ट क्लास में हमने रेस्पिरेशन की प्रोसेस को समझा था कि कैसे कितने टाइप के रेस्पिरेशन होता है, कौन कौन सी फेजेस में होता है और कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के बारे में हमने बात करी थी। आज हम देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मानव श्वसन तंत्र, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे किन किन स्टेजेस से होता हुआ रेस्पिरेशन की प्रोसेस हमारे शरीर में होती है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डायग्राम, जिसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं ये नॉस्ट्रिल्स है, उसके बाद आप देख रहे हैं फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, उसके बाद आप देख रहे हैं ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद आप देख रहे हैं ट्रैकिया दो अलग अलग भागों में विभाजित हो रही है। इस ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी बोलते हैं, वायुनलिका या विंड पाइप। ट्रैकिया दो भागों में विभाजित हो रही है। वह पॉइंट जहां पर ट्रैकिया दो भागों में विभाजित होती है उसे हम बोलते हैं कैरिना, और ट्रैकिया जब दो भागों में विभाजित होती है तो इसे हम बोलते हैं ब्रोंकस। और ये ब्रोंकस आगे भी जाकर दो भागों में विभाजित अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड होता है, जिसे हम बोलते हैं ब्रोंकियाई या ब्रोंकियोल्स। और इन ब्रोंकियोल्स के एंड पॉइंट पर आप देख रहे हैं ऐसे अंगूर के दानों के जैसे गुच्छों की संरचना होती है, जिसे हम बोलते हैं एल्वियोलाई। और ब्रोंकस जो है वो दो पार्ट से बटा हुआ है, तो इसके इन सबको घेरे हुए जो ये बाह्य आवरण है, इस आवरण को हम बोलते हैं लंग्स या फेफड़े। और मानव शरीर में लंग्स पाए जाते हैं दो, दायां और बायां। तो इस तरीके से दो फेफड़े हैं, ठीक है, जिसके अंदर ये संरचनाएं आप देख रहे हैं, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई पाई जा रही है। अब ये जो फेफड़ा बना हुआ है ये दोहरे आवरण से बना हुआ है, इसके चारों ओर दोहरी झिल्ली पाई जाती है। इस झिल्ली को हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। इस झिल्ली को हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, जो कि फेफड़े को ढके रहती है। और इसके अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसे हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। और इस संरचना के नीचे ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं डायाफ्राम। तो इस तरीके से अभी ये हो गया क्या, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जिनके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो हम सबसे पहले एक बार देख लेते हैं। जैसे मैं हूँ एक मनुष्य, तो मेरे शरीर में मैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस को आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वायुमंडल की ऑक्सीजन, वायुमंडल की वायु से ऑक्सीजन को हम अपने शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो नाक है, नाक जो है इसमें दो अलग अलग छिद्र पाए जाते हैं। इन्हीं छिद्रों को हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। इसे हम बोलते हैं नेजल पैसेज। जो दो छिद्र पाए जाते हैं वो नॉस्ट्रिल्स कहलाते हैं। और जिसके माध्यम से ये जो पूरा एरिया है इसे हमने क्या बोला, नेजल पैसेज। यहाँ से होकर हवा जो होती है शरीर के अंदर पहुँचती है, ठीक है। फेरिंग्स, लैरिंग्स और ट्रैकिया से होते हुए ये लंग्स तक जाती है। और इसी से जो वायुमंडल से जो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वो हमारे शरीर में अंगों में कूदकों में पहुंचती है, जो भोजन के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को संपादित करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एयर को इनहेल करते हैं। और हम देखते हैं कि हमारे नाक के अंदर कुछ छोटे छोटे रोए पाए जाते हैं। ये रोए जो होते हैं एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं। एयर को फिल्टर करते हैं, जिससे एयर में पाई जाने वाली जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, वो क्या करते हैं, हमारे नाक में फिल्टर हो जाते हैं। डस्ट पार्टिकल हमारे नाक में एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं म्यूकस। ये म्यूकस ग्लैंड से स्रावित होता है, जो कि धूल के कणों को और हार्मफुल बैक्टीरिया को, जम्स को रोक लेता है, जिससे कि प्योर ऑक्सीजन जो होती है वो नेजल पैसेज से होते हुए हमारे शरीर में पहुंचती है। उसके बाद लैरिंग्स विंड पाइप के तक हवा इस एयर को पहुंचाने का काम करता है। और ट्रैकिया फर्दर इसे ले जाकर दोनों लंग्स में पहुंचाती है। और ट्रैकिया से ये ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स और उसके बाद एल्वियोलाई तक पहुंचता है। अब एल्वियोलाई क्या करता है, एक सतह उपलब्ध कराता है। जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये ऑक्सीजन बाह्य वातावरण शरीर के अंदर आ रही है। इसके अलावा हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं, उनमें ऊतक पाए जाते हैं, कोशिकाएं होती हैं। उन कोशिकाओं के द्वारा जो एनर्जी रिलीज होती है, उससे हमने बात करी थी सेलुलर रेस्पिरेशन की, एनारोबिक रेस्पिरेशन की, जो कि साइटोप्लाज्म में बस पाया जाता है। तो वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही थी, वो कार्बन डाइऑक्साइड हार्ट से होता हुआ आती है लंग्स में।
हमारे शरीर में कोशिकाओं से, अंगों से जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, वो हार्ट से, हृदय से होते हुए ऑक्सीजन यहाँ फेफड़ों में आती है, और यहीं पर एल्वियोलाई में जो हमने बात करी, एल्वियोलाई ये ऑक्सीजन के एक्सचेंज के लिए, या आप बोल सकते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए एक सतह उपलब्ध कराती है, जिससे कि जो रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ है, अब वो रक्त शुद्ध हो जाता है और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा उपलब्ध हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड पुनः उसी पैसेज से जहाँ से हमने सांस वायुमंडल की ऑक्सीजन ग्रहण की थी, अब वहीं हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। इस तरीके से कंटिन्यूस सांस लेने की जो प्रोसेस है वो लगातार चलती रहती है। और आप यहीं पर देखते हैं कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहाँ हो रहा है, फेफड़ों में। दो टर्मिनोलॉजी, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड और प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। तो ध्यान रखेंगे, जब प्यूरिफिकेशन की बात आएगी, रक्त के शुद्धिकरण की बात आएगी, तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है, फेफड़ों में होता है। क्योंकि अशुद्ध रक्त जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई थी, उसे शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ऑक्सीजन युक्त ब्लड में कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है, फेफड़ा कर रहा है। लेकिन जब फिल्ट्रेशन की बात आती है तो फिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं कहाँ, किडनी में। किडनी में जहाँ पर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, तो ध्यान रखेंगे प्यूरिफिकेशन लंग्स में और फिल्ट्रेशन की प्रोसेस किडनी में होती है। तो आगे अब एक एक करके हम देखेंगे कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन से उनके काम क्या क्या हैं। तो हम देखते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन, श्वसन अंग, मानव शरीर में पाए जाने वाले कौन कौन से श्वसन अंग हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं नाक। नाक में जो नाक की ओपनिंग है उसे हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स या नासा छिद्र, जिसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला जो भाग है वेस्टिब्यूल, जैसे हमने बात की थी नेजल पैसेज, तो हमने देखा था कि इस तरीके से एक पैसेज है। तो ये शुरू के इनिशियल जो पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं क्या, वेस्टिब्यूल। ठीक है, ये नाक का अग्रभाग है, फ्रंट पार्ट ऑफ नोज। ठीक है, इसी में आपके नेजल हेयर्स पाए जाते हैं। नासारोम, नाक में पाए जाने वाले जो बाल हैं वो वेस्टिब्यूल पार्ट में ही पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि वायु को छानने का काम करते हैं, साथ ही साथ ये डस्ट पार्टिकल्स को भी रिमूव करते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं वेस्टिब्यूल्स में ही म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है, जो कि म्यूकस का सिक्रीशन करती है। वो चिपचिपा पदार्थ जो कि धूल के कणों को अपने साथ चिपका लेता है, वही कहलाता है क्या, म्यूकस, जो कि म्यूकस ग्लैंड के द्वारा स्त्रावित होता है। फिर नाक का ही जो दूसरा भाग है, ये जो पूरा रीजन है, इसे हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रीजन। हिंदी में हम बोलते हैं घ्राण क्षेत्र। घ्राण का मतलब होता है सूंघना, यानी कि ये वह क्षेत्र है जो हमारी सूंघने में मदद करता है। तो कैसे, ये ब्रेन्स के द्वारा, ब्रेन से हमारे एपिथेलियल टिश्यूज के थ्रू जुड़ा होता है। ठीक है, कुत्तों का जो ऑल्फैक्टरी रीजन होता है वो काफी बड़ा होता है, और यही वजह है कि कुत्तों को स्निफर डॉग्स होते हैं जिनका उपयोग इन्वेस्टिगेशन के तौर पे किया जाता है। ठीक है, मनुष्य में ऑल्फैक्टरी रीजन कंपैरेटिवली बहुत छोटा होता है। फिर तीसरा है आपका रेस्पिरेटरी रीजन। ये जो लास्ट वाला भाग है, जब एयर फिल्टर होकर अंदर पहुंचती है तो उस एयर के साथ कुछ मॉइस्चर हो सकती है, कुछ नमी हो सकती है। तो ये रेस्पिरेटरी रीजन क्या करता है, हवा को गर्म करता है और उससे मॉइस्चर को रिमूव करने का काम करता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं नाक के 3 अलग अलग भाग। इसके बाद जो हवा है वो फेरिंग्स में पहुंचती है, जहां पर फेरिंग्स क्या करता है, ये हवा को ट्रैकिया तक पहुंचाने का काम करती है। हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम ये सामने खड़े हुए हैं, तो हम नाक से जब सांस लेते हैं तो एक पाइप होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने देखा था कि जो ईसोफेगस है वो इस तरीके से अलग होता है। तो ये जो वाला भाग था, जो आगे की ओर का भाग है, इसे हम बोलते हैं फेरिंग्स, जो कि एयर को बार में एयर को क्या करेगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक में भेजने का काम करेगा। और ये पीछे वाली जो पाइप है इसे हम बोलते हैं ईसोफेगस। ठीक है, अब सामने जैसे मैं खड़ा हूं तो सामने वाला जो भाग है ये फेरिंग्स, और इसी के पीछे, इसके जस्ट पीछे एक नली होती है जिसे हम फूड पाइप या ईसोफेगस बोलते हैं। और इस फेरिंग्स से होता हुआ जो एयर है वो आगे पहुंचेगी कहाँ, लैरिंग्स में। लैरिंग्स को ही हम वायुकोश या स्वर कोश भी बोलते हैं। ठीक है, या इसे हम वॉइस बॉक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी या वोकल कॉर्ड ऑफ ह्यूमन बॉडी भी कहा जाता है। तो हम आगे बात करते हैं लैरिंग्स की। लैरिंग्स, जिसे हम वॉइस बॉक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी या वोकल कॉर्ड भी बोलते हैं, इसकी जो साइज है
मेल में 20 mm और फीमेल में 15 mm के आसपास होती है। यानी कि आप बोल सकते हैं डिफरेंस कितने का है, 5 mm का। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें अगर काम की, तो लैरिंग्स ही है जिसके थ्रू साउंड प्रोड्यूस होता है। यानी कि साउंड के प्रोडक्शन में किसका काम है, लैरिंग्स का काम है। ठीक है, लैरिंग्स जो होती है ये कार्टिलेज से बनी होती है। जैसे आप देख रहे हैं ये सामने जो ये निकला हुआ भाग है इसे ही बोलते हैं लैरिंग्स। इसमें क्या होता है, कार्टिलेज उपास्थियां होती हैं, ठीक है, जो कि ट्रैकिया से जुड़ा होता है और ये सी शेप की कार्टिलेज होती हैं। सी शेप की ऐसी होती है, 9 जोड़ी कार्टिलेज से बनी होती है। इसमें तीन जोड़ी होते हैं, 3 दूनी 6 कार्टिलेज एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, 3 इंडिविजुअल होती हैं। तो जो अपर पार्ट है ये 3, ठीक है, यहाँ यही पाया जाता है क्या, एडम्स एप्पल। ठीक है, इस कार्टिलेज को हम बोलते हैं थायराइड कार्टिलेज। ठीक है, एडम्स एप्पल जो होता है वो मेल में फीमेल के कंपैरिजन में काफी बड़ा होता है। फिर इसके बाद लैरिंग्स के बाद जो अगला ऑर्गन है वो है ट्रैकिया। ट्रैकिया जो होता है वो चारों ओर सिलिंड्रिकल फॉर्म में कार्टिलेज से घिरा होता है, जो कि ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाता है। तो ट्रैकिया की जो साइज होती है वो हमारे शरीर में अप्रॉक्स 12.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, जो काम ट्रैकिया, जैसे हमने बात की क्या, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एयर फ्रॉम फेरिंग्स टू लंग्स, यानी कि फेरिंग्स से फेफड़ों में एयर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। जैसे कि ईसोफेगस जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है, वो भोजन को मुख गुहा से स्टमक तक लाने का काम करती थी। सेम वे में ट्रैकिया का काम है। उसके बाद हम देखते हैं लंग्स के बारे में, फेफड़े। तो मानव शरीर में एक जोड़ी फेफड़ा यानी कि 2, लेफ्ट और राइट। जो दायां फेफड़ा होता है वो बाएं फेफड़े के कंपैरिजन में काफी बड़ा होता है। कारण क्या है, बाईं ओर हमारे हार्ट पाया जाता है थोरैसिक कैविटी में। ठीक है, इसी कारण से जो बायां फेफड़ा होता है वो अपेक्षाकृत साइज में छोटा होता है और दायां फेफड़ा जो होता है बड़ा होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का जो फेफड़ा होता है वो पिंक कलर का होता है। बाकी जैसे जैसे पॉल्यूशन वगैरह चेंज होते जाते हैं वैसे ही फेफड़े का कलर भी चेंज होता जाता है। स्मोकिंग है, अल्कोहलिज्म है, ये सारी जो एक्टिविटीज होती हैं फेफड़े के कलर को चेंज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फिर दूसरा हम बात करते हैं बेसिक यूनिट की। तो लंग्स की जो बेसिक यूनिट है एल्वियोलाई, हमने बात करी थी एल्वियोलाई या एल्वियोलर सैक। ये एक सरफेस प्रोवाइड करता है जहां पर गैसेस एक्सचेंज होता है। वायुमंडल में एयर के थ्रू जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और शरीर में कोशिकाओं के द्वारा रिलीज किया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों एल्वियोलाई के पास आते हैं, वहीं से गैसेस एक्सचेंज होता है और ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिलकर हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचती है और कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेटरी सिस्टम से ही शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। इस तरीके से एल्वियोलाई को फेफड़ों की बेसिक यूनिट कहा जाता है। फेफड़े जो होते हैं हमने बात की है, एक चारों ओर एक पतली झिल्ली से घिरे होते हैं। इस झिल्ली को हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन और इसके अंदर जो भरा हुआ द्रव है उसे हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। इस तरीके से हमने देखा कि ये रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं जो रिस्पिरेशन की प्रोसेस में हमारी मदद करते हैं। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, हम बात करेंगे श्वासोच्छ्वास की, ब्रीथिंग की। तो आगे के चैनल लेक्चर्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।